हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जून में होने जा रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमने आपके लिए एक सेशन लेकर आ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, तो मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये इस YouTube चैनल पे आपको 3 सब्जेक्ट्स में कवर करके दूंगा। पहला आपका स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा वो है इकोनॉमिक्स, और नेक्स्ट जो होगा वो मैथ। तो बेटा ये 3 सेक्शंस आपको इस YouTube चैनल पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। जब ये कंप्लीट होगा फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे। जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा फिर हम किस पे आ जाएंगे, मैथ पे। तो आज इसके रिगार्डिंग हमने पहला लेक्चर लाया है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन देंगे, ये एज ए सब्जेक्ट को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कुछ फैक्ट्स है वो आपको सब पता होने चाहिए। और आप जानते हो कि इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा से इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है, इसके कुछ फैक्ट्स है वो जानने ज़रूरी है। तो लेट्स कम टू द क्लास। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो इसके फैक्ट्स है वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। और जिस स्टूडेंट, जिस एस्पायरेंट को भी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स मिल जाएगी, एक व्हाट्सएप की लिंक, एक टेलीग्राम की। दोनों में से आप किसी भी ग्रुप में जुड़ जाओ तो वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। सेम टू सेम जो आप यहाँ पढ़ोगे वही नोट्स आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ फैक्ट्स से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फैक्ट्स को समझाना नहीं होता, फैक्ट्स को आपको याद रखना होता है। ठीक है, जहां जहां कंसेप्ट आ जाएगा वहां वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। तो फैक्ट्स क्या है कि देखो, पहला फैक्ट जो यहाँ पे है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या, मदर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मदर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मदर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद देखेंगे हम क्या, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद देखेंगे, अच्छा सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मदर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको बोला जाता है, किसको कंसिडर किया जाता है, वो है नाइट एंगल, वो है नाइट एंगल फ्लोरेंस। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, हु इज द मदर ऑफ, या विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आप बोलोगे क्या, नाइट एंगल फ्लोरेंस। उसके बाद फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये कौन, किसको हम कंसिडर करते हैं, सर रोनाल्ड, सर रोनाल्ड फिशर। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये हम बात करते हैं जब इन जनरल बात होती है ना स्टैटिस्टिक्स की, तो जनरली हम बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, सर रोनाल्ड फिशर। लेकिन अगर जब हम विद रेस्पेक्ट टू इंडिया पढ़ेंगे, जब हम विद रेस्पेक्ट टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तब है बेटा पीसी महलनोबिस या फिर प्रशांत चंद्र महलनोबिस। ये फादर क्यों कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में बोलते हो ये इसका फादर है, तो आप इस बात को समझ लेना कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है उस सब्जेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे और एक चीज की बात करूंगा, अगर मैं आपसे बोलूंगा फादर, फादर ऑफ नेशनल, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, तो वो कौन है बेटा, आप बोलोगे सर ये जो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इंडिया में, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, महलनोबिस। आज ज्यादा हम फैक्ट्स पे ही बात करेंगे क्योंकि फैक्ट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर नेशनल की बात होगी, अगर नेशनल की बात होगी तो आपका प्रशांत चंद्र महलनोबिस है। अगर जनरल की बात हो रही है तो फिर आपका कौन रहेगा, सर रोनाल्ड फिशर। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो हम यहाँ पे वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है। या फिर अगर मैं यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, एक है वर्ल्ड, दूसरा क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है बेटा,
एक है वर्ल्ड, दूसरा क्या है नेशनल। तो यहाँ पे भी जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड में हम किसको मानते हैं, रोनाल्ड फिशर को, और नेशनल में हम किसको मानते हैं, पीसी महालनोबिस को। वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, आप बोलोगे सर 20th ऑफ अक्टूबर, 20th ऑफ अक्टूबर। और यहाँ पे इंडिया में हम कब मनाते हैं, 29th ऑफ जून, 29th ऑफ जून। ठीक है बेटा, तो ये और दो फैक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अगर फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछा गया है, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फादर और फाउंडर में बहुत ज्यादा फर्क है बेटा। ठीक है, फादर पहले होता है कि जो इस सब्जेक्ट को फाउंड करेगा, ठीक है, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया होगा, या फिर जिसको आप बोलोगे फाउंडर। उसके बाद इस सब्जेक्ट पे किन्होंने काम किया है, किसने सबसे ज्यादा काम किया है, वो हम फिर मानते हैं फादर। ठीक है बेटा, तो फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हम मानते हैं उनका नाम क्या है, एक का नाम है जॉन ग्रांट, एक का नाम क्या है जॉन ग्रांट, और दूसरे का नाम क्या है विलियम पेटी, विलियम पेटी। आप देखो एक एक पॉइंट में आपका एक एक एमसीक्यू निकल रहा है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फैक्ट्स है। और उसके बाद अब आ जाएंगे हम, टोटल कितने फैक्ट्स हो गए, अब फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो ये कुछ फैक्ट्स है रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। और बहुत बार अगर आप देखोगे प्रीवियस फाइनेंस अकाउंटेंट, पंचायत अकाउंटेंट, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है। उसके बाद आ जाएंगे हम स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। अब हम समझेंगे ये जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखे कुछ नंबर्स 3 4 5 6 10, मैंने कुछ नंबर्स लिखे और मैंने आपसे बोला कि बताओ ये क्या है, आपने बोला सर ये जस्ट नंबर्स है। क्या है बेटा, ये जस्ट नंबर्स है, ये जस्ट नंबर्स है। ठीक, जस्ट नंबर्स है। और आपने यहां से कुछ समझा, कुछ भी नहीं समझा। क्या आप वहां से कुछ कंक्लूड कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जब मैं इन नंबर्स को बोलूंगा, ये फॉर एग्जाम्पल ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल ये किनके मार्क्स है, क्लास 11th के स्टूडेंट जो उनके मार्क्स है, तो आपने बोला कि 3 4 5 6 और 10, अब ये क्या बन गए हैं मार्क्स। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पता चला कि ये जस्ट नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, सर ये मार्क्स ऑफ 11th क्लास है। तो इससे इससे आप क्या समझते हो, सर यहाँ से हम बता सकते हैं कि एवरेज मार्क्स क्या है। यहां से आप बता सकते हो क्या एवरेज मार्क्स क्या है। यहां से आप बता सकते हो कि एग्रीगेट ऑफ मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। यहां से आप बता सकते हो कि सर हाईएस्ट मार्क्स इस स्टूडेंट के है और लोएस्ट मार्क्स इस स्टूडेंट के है। इसका मतलब आप यहाँ पे, इसका मतलब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, कंपैरिजन। ठीक है, जहां पे आपको ये तीन चीजें मिलेंगे ना, तो वहां पे आप बोलोगे सर इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। इस डेटा को क्या बोला जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। क्या ये स्टैटिस्टिक्स था, आप बोलोगे सर नो, दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। व्हाई, क्यों, क्योंकि ना तो हम यहां से एवरेज निकाल सकते हैं, ना तो आप एवरेज निकाल सकते हो, ना तो आप टोटल निकाल सकते हो, ना तो ये कंपेरेबल है, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। तो देयरफॉर आप बोलोगे सर दिस इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है बेटा, आई होप कि यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब देखो ध्यान से, उसके बाद अब अगर मैं आपसे बोलूंगा यहां पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ, चलो और एक एग्जांपल लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर और एक एग्जांपल लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने और एक एग्जांपल लिखी, ये एक एग्जांपल थी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है, मैं थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने लिखा मार्क्स ऑफ राम इन मैथ सब्जेक्ट इज 95, इज 95। मैंने बोला क्या, मार्क्स ऑफ राम इन मैथ सब्जेक्ट इज 95। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स है
या नहीं, यस और नो। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, क्या आप यहां से एवरेज निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक इंडिविजुअल डेटा है। जब आपके पास एक से ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, एक से ज्यादा डेटा होता है, तो वहां से आप एवरेज निकाल सकते हो। तो ये फीचर है ही नहीं इसमें। क्या आप टोटल निकाल सकते हो इसमें? ये तो एक ही इंडिविजुअल है, तो आप टोटल भी नहीं निकाल सकते हो। क्या ये किसी के साथ कंपेयर हो सकता है? किसी के साथ कंपेरेबल नहीं है। तो अगर ये तीन चीजें इस डेटा में नहीं है, मैं बोलूंगा देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स है, कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। उसके बाद अगर हम इस पे आ जाएंगे स्टैटिस्टिक्स की, अब डेफिनेशन पे देखो ध्यान से, फिर से इंपॉर्टेंट यहां से स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। पहले, ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। कहां से हुआ है डिराइव? लेटिन वर्ड से। और लेटिन वर्ड से, लेटिन वर्ड में इसको बोला जाता है क्या? स्टेटस। क्या बोला जाता है? स्टेटस। अच्छा, ये डिराइव हुआ है बेटा, ये डिराइव हुआ है इटालियन वर्ड से भी। हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये डिराइव हुआ है जर्मन वर्ड से भी, जर्मन वर्ड से भी। ये डिराइव हुआ है मॉडर्न लेटिन वर्ड से भी, मॉडर्न लेटिन वर्ड से भी। ठीक, तो अगर लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ तो स्टेटस इसका स्टेटस वर्ड है। अगर इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है तो वहां पे इसको क्या बोला गया है? स्टैटिस्टा। क्या बोला गया है? स्टैटिस्टा। और जर्मन वर्ड कौन सा है? स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। और अगर आप मॉडर्न लेटिन वर्ड की बात करोगे तो यहां पे इसको बोला गया है स्टैटिस्टिकम। अब इनका क्या मतलब है? स्टेटस का क्या मतलब होता है? स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। क्या होता है मतलब इसका? पॉलिटिकल स्टेट। अगर आप स्टैटिस्टा देखोगे तो इसका क्या मतलब है? स्टेट्समैन। और अगर आप स्टैटिस्टिक की बात करोगे तो इसका मतलब होता है साइनस ऑफ स्टेट, साइनस ऑफ स्टेट। और अगर आप मॉडर्न लेटिन वर्ड की बात करोगे, इसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखो यहाँ पे आपका एमसीक्यू किस तरीके से बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूंगा आपको, स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक विच मीन्स, फिर आपके पास ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन भी, और पूछा भी गया है एक दो बार ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये लेटिन वर्ड से भी, इटालियन वर्ड से भी, जर्मन वर्ड से भी, मॉडर्न लेटिन वर्ड से भी। ठीक है बेटा, तो लेटिन वर्ड से स्टैटस, इटालियन वर्ड से स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड से स्टैटिस्टिक, मॉडर्न लेटिन वर्ड से क्या? स्टैटिस्टिकम। ठीक है, और मतलब आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, कार्ल पार्सन ने क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स क्या है? कार्ल पियर्सन या पार्सन आप बोलो, ठीक है। इसने क्या बोला? इसने बोला स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है इज द ग्रामर ऑफ साइंस। इसने एक डिफिनेशन दी, बहुत सारों ने डिफिनेशन दी, ग्रामर ऑफ साइंस, ग्रामर ऑफ साइंस। ठीक है, अगर आप इसको याद भी नहीं रखना चाहोगे तो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां जहां पे मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है तो उसको आप याद कर लेना बेटा। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम दिस दिस एंड ऑल दिस वर्ड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जब मैं डिफिनेशन पे आ जाऊंगा, तो डिफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की? अगर मैं डिफिनेशन पे आ जाऊंगा तो मैं बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टडीइंग नंबर्स, स्टडीइंग नंबर्स, स्टडीइंग नंबर्स। लेकिन क्या सारे के सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स है? आप बोलोगे सर नहीं। ठीक है, मैं फिर से एक चीज यहां पे दोहराऊंगा, बट all numbers are not statistics, are not statistics,
अब क्यों नहीं है वो आपने ऊपर जान लिया है, ठीक है। अगर सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स होते तो ये पहले एग्जांपल भी स्टैटिस्टिक्स होता, नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट नंबर्स है। जब इनको आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया तब आपने बोला ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स मीन स्टेटिंग नंबर्स, लेकिन सारे नंबर्स स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। या फिर देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट of quantitative of quantitative quantitative information। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैंने ऊपर क्या लिखा, मैंने ऊपर कुछ नंबर्स लिखे थे, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे और आपने बोला सर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जब मैंने फिर क्या किया काम, मैंने इनको कुछ ट्रीटमेंट दिया, मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट दिया, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट मैंने दिया। जब मैंने सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या, मैंने बोला ये मार्क्स है, तब आपने बोला सर हाँ अब समझ आ गया कि ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है बेटा। उसके बाद अच्छा, और हम स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और एक डिफिनेशन है, और एक डिफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, स्टैटिस्टिक्स का और एक डिफिनेशन है, इसका मतलब होता है कलेक्टिंग, आप डेटा को कलेक्ट करो, उसके बाद उसको प्रेजेंट करो, प्रेजेंटिंग डेटा, प्रेजेंट के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करो, आप उसको क्या काम करो, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो ये भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। तो आप द टर्म स्टैटिस्टिक्स मीन्स व्हाट, कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। एंड उसके बाद जब आपने इसको ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद जब आपके सामने एक कंक्लूजन आएगा, ड्राइंग कंक्लूजन, ड्राइंग रेलिवेंट होना चाहिए, ड्राइंग रेलिवेंट कंक्लूजन, ड्राइंग ए रेलेवेंट कंक्लूजन, जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया था, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब देखो ध्यान से, स्टैटिस्टिक्स को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको दो सेंस में डिफाइन कर सकते हो, एक सेंस क्या है, प्लूरल सेंस, और एक सेंस क्या है, सिंगुलर सेंस। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब बहुत सारी डिफिनीशन है इस स्टैटिस्टिक्स पे। पहली डिफिनीशन ये है, स्टडी नंबर्स। दूसरी क्या है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। थर्ड वन क्या है, कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड ड्राइंग ए रेलेवेंट कंक्लूजन फ्रॉम इट। और एक डिफिनीशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं दो सेंसेस में। पहला सेंस क्या है, प्लूरल सेंस, दूसरा सेंस क्या है, सिंगुलर सेंस। अब हम समझेंगे इनका क्या मतलब है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस का क्या मतलब है। जब आप, इसका ये मतलब होता है स्टैटिस इन इट्स प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ numbers or numerical data, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है बेटा। अब देखो हम जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे ना स्टैटिस्टिक्स में, वो सारा का सारा डेटा किस में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन चलेगा, कल हम आ जाएंगे जो आपका सिलेबस दिया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन इंट्रोडक्शन आपको पहले जानना जरूरी है, ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। और इंट्रोडक्शन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चंस आपके कंफर्म होते हैं वो एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, इन प्लूरल
सेंस। अब पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप किसको मानोगे ये स्टैटिस्टिक्स है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बोला ये क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स तो ऊपर ही मैंने समझाया है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्स मतलब एक से ज्यादा फैक्ट्स होने चाहिए जहां से आप टोटल निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। चलो इसको थोड़ा एग्जांपल से भी समझेंगे, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैंने पहली एग्जांपल लिखी वेट ऑफ राम या वेट ऑफ राजू, वेट ऑफ राजू मैंने बोला 45 kg है, पहली एग्जांपल। उसके बाद आपसे मैं बोल रहा हूं क्या ये स्टैटिस्टिक्स है, यस और नो। आप बोलोगे सर नो दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पहचानना जरूरी है डेटा को, ठीक है। क्यों नहीं है स्टैटिस्टिक्स सर, ये एग्रीगेट नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्ट है जहां से हम ना तो एवरेज निकाल सकते हैं, ना तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ना हम टोटल निकाल सकते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे वेट ऑफ, फिर से यही राजू इक्वल टू 45 kg। उसके बाद वेट ऑफ किरण इक्वल टू 40 kg। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या ये स्टैटिस्टिक्स है, यस सर ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सर इसमें एक से ज्यादा फैक्ट्स है। इनको कंपेयर भी कर सकते हो किस तरीके से, राजू का वेट किरण से ज्यादा है, किरण का वेट राजू से कम है। टोटल भी निकाल सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो, तो इसीलिए ये क्या है स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, चलो थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टोटल स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 1000, मैंने लिखा 1000 है। उसके बाद आपसे बोल रहा हूं मैं क्या ये स्टैटिस्टिक्स है। आप बोलोगे सर नहीं सर हमने तो अब समझा है ये तो बिल्कुल भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसमें एक ही फैक्ट है और ना तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ना तो हम यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं, ना तो हम टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, नॉट स्टैटिस्टिक्स। अच्छा अगर मैं इसी को थोड़ा सा ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैंने ग्रुप्स में डिवाइड किया, मैंने बोला कि इसमें 300 फॉर एग्जांपल साइंस स्टूडेंट्स है, साइंस स्टूडेंट्स है। मैंने बोला इसमें फॉर एग्जांपल 600 आर्ट स्टूडेंट है। मैंने बोला इसमें 100 कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट्स है। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ ये जो मैंने नीचे फैक्ट्स लिखे हैं क्या ये स्टैटिस्टिक्स है। आप बोलोगे सर 100%, यस ये स्टैटिस्टिक्स है, यस ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों, आप बोलोगे सर ये कंपेरेबल भी है, ये एवरेज भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टोटल भी निकाल सकते हैं। कंपेरेबल है, साइंस ये कॉमर्स में सबसे कम बच्चे हैं एज कंपेयर टू आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स में सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। कंपेरेबल होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से बना होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे और क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए इस स्टैटिस्टिक्स का। आप बोलोगे सर ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसको आप बोलते हो एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे ना वो एक्सप्रेस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी एस्पेक्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वालिटी एस्पेक्ट्स लाइक, क्वालिटी क्या है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई काला है कोई गोरा है, कोई मोटा है कोई पतला है, ठीक है। कोई रिच है कोई रिच है कोई पुअर है, ठीक है बेटा, कोई रिच है कोई पुअर है। तो अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का क्या मतलब होता है कि क्वालिटी, देखो नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए वो डेटा। यहाँ पे जो क्वालिटी एस्पेक्ट है ना, क्वालिटी एस्पेक्ट ये इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल रिच और पुअर अगर मैं बोलूंगा तो हम बोलेंगे नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा टॉल और शॉर्ट, छोटा बड़ा,
तो आप बोलोगे सर नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल डेटा कौन सा होता है, ठीक है। तो पहले हमने समझा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, दूसरा हम समझ रहे कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद अच्छा फॉर एग्जांपल इसमें भी चलो एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे एक एग्जांपल, राम इज फॉर एग्जांपल हैवियर देन श्याम। दूसरी एग्जांपल, वेट ऑफ राम इज 60 kg, वेट ऑफ श्याम इज 50 kg। दोनों में कौन सा स्टैटिस्टिक्स है, मुझे बताओ दोनों में कौन सा स्टैटिस्टिक्स है। आप बोलोगे सर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? यहाँ पे जो हैवियर है ना, ठीक है, ये क्या है, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है बेटा, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नॉट स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। चलो और क्या, और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे वो affected by multiplicity of causes, multiplicity of causes का क्या मतलब होता है। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी कमोडिटी का, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड की हम बात करेंगे, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है। प्राइस क्या हो गया है इनका, इसका इंक्रीज हो गया है। क्या प्राइस इंक्रीज होने का एक ही वजह है? नहीं। आप बोलोगे सर हो सकता है लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया है, लोग अब प्रेफर करते हैं गोल्ड को ज्यादा, इसलिए इसका ये प्राइस इंक्रीज हुआ है। सर इस वक्त शादियों का बहुत ज्यादा सीजन है ना, या वेदर कंडीशंस वैसी है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हो सकता है कि किसी की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, कोई इस वक्त गोल्ड ले रहा है, इसको पता है कि आगे इसका जो दाम है, इसका जो प्राइस है इससे भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसका प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे सर फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन टैक्स, इसका टैक्स इस वक्त कम हो रहा है, इसीलिए लोग गोल्ड ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सॉरी इंक्रीज टैक्स, इसका टैक्स इंक्रीज हुआ है तो इसीलिए इसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो अब देखो कितने सारे फैक्टर्स है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो सेम हम क्या बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। मैं यहाँ पे लिखूंगा भी, इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। इसको एक सिंगल फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी फैक्टर्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो पहला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, दूसरा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तीसरा ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा होता है इसको बहुत सारे काजेस क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इसकी एक रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट्स में बहुत बार पूछा जाता है ये सब कुछ, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी का क्या मतलब है, देखो जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, इस घर से ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा। अब इसने बोला कि यहाँ पे 10 अनमैरिड है। अब ऐसा नहीं है कि ये 10 के बदले 100 लिखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ अगर ये 9 लिखेगा तो चलेगा, अगर ये 11 लिखेगा तो चलेगा, लेकिन अगर ये 10 के बदले 100 लिखेगा तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक रीजनेबल एक्यूरेसी रखनी है। या फिर मैं और एक चीज आपको बताऊंगा रीजनेबल एक्यूरेसी को समझाने के लिए। देखो
फॉर एग्जांपल मुझे डेटा को कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ राम इन क्लास 10th, इन क्लास 10th। मैं गया राम के पास, मैंने इसको बोला कि बताओ अपने मार्क्स कितने। इसने बोला फॉर एग्जांपल सर मैथ में 90 मार्क्स है, इंग्लिश में 85 है, उर्दू में 80 है, और एसएसटी सोशल साइंस इसमें फॉर एग्जांपल 90 है, और कौन सा है साइंस, साइंस में सर फॉर एग्जांपल 95 है। तो जब मैं यहाँ पे टोटल निकालूंगा, देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा, 90, 90, 180, 180 और 90 270, 270, 350, 350 और ये 430, 430 और 440, 440 मार्क्स है इसके। जब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल देखो टोटल कितने गिरे हैं, यहाँ से 10 गिरे हैं, 10, 25, 25 और 20, 45, 45, 50 और 60, हाँ बिल्कुल सही है, आउट ऑफ 500 मैंने डेटा को कलेक्ट किया। और जब मैं परसेंटेज निकालूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा 440 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीपल बाई 100, ये 0 से 0 कैंसल आउट, ठीक है। तो 5 8040, ठीक है, 5 8040, तो कितनी परसेंट आ रही है, 88%। देखो रीजनेबल एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। अब मैंने क्या किया है काम, जब मैं इसके पास गया, जब मैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए गया, मैंने 90 के बदले, देखो रीजनेबल एक्यूरेसी क्या होती है, मैंने मैथ में जो इसने बोला था 90, मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल 95। इसने इंग्लिश का बोला था 85, मैंने 85 लिखा है। इसने उर्दू का बोला है 80, मैंने 80 लिखा है। इसने एसएसटी का बोला फॉर एग्जांपल 90 और मैंने इसके बदले 95 लिखा। साइंस का इसने बोला 95, मैंने 95 लिखा। मैंने एरर कहाँ पे किया, एक मैंने मैथ में एरर किया और एक मैंने किस में किया, सोशल साइंस में मैंने एरर किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा मार्क्स को, रीजनेबल एक्यूरेसी को समझो आप, ठीक है। अब देखो जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैंने कितने मार्क्स इसके एक्स्ट्रा रखे, इसमें 5, इसमें 5, तो मैंने 450 डिवाइडेड बाई 500। अब जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 450 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीपल 100, ये 20, ये 20 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आया 90%। और एक केस में, ये केस फर्स्ट है बेटा, केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, उसके बाद ये केस थर्ड है, ये केस थर्ड है। मैंने अब लिखा यहाँ पे, जब इसने बोला सर मैथ में 9, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या उतारा, या तो मैं इसको उतारूंगा या तो मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब इसके पास गया, इसने 90 बोला, मैंने 90 के बदले, फॉर एग्जाम्पल 60 लिख लिया। उसके बाद इंग्लिश का सेम 85 है, उर्दू का सेम 80 है, और एसएसटी ने इसे 90 बोला, मैंने फॉर एग्जांपल इसमें लिखा 50। उसके बाद साइंस में इसने 95, मैंने 95 लिख लिया। अब टोटल करेंगे, और एरर कहाँ पे किया मैंने, एरर मैंने फिर से वही पे किया, 60 पे एरर किया और 50 पे मैंने एसएसटी में। अब टोटल करो, तो मैंने इसके कम मार्क्स किए, कितने कम मार्क्स किए, इसमें 30 किया कम, उसमें 40, तो 70 मार्क्स मैंने कम किए हैं। 70 मार्क्स मतलब इसके आ गए अब 370 आउट ऑफ 400। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 370 आ जाएगा, देख लो, 5 + 5 10, 1 कैरी, 8 6 14 15 15 और 8 23 28 28 28, ये कितना आया 28, इसमें दो, हाँ सही है 37। तो आप परसेंटेज निकालो, 370 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीपल 100, ये 20, ये 20, तो आ जाएगा 5 7 35, 5 4 20, है ना, 5 4 20, ठीक है बेटा। अब आप मुझे बोलो केस 3 है, ये ओरिजिनल डेटा था, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन रीजनेबल एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिल रही, क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कम है। इसका ओरिजिनल 88% है, 2% आप एक्स्ट्रा भी बोलोगे ना तो कोई मसला नहीं, लेकिन इतना आप कम बोल रहे ना, आप ऑलमोस्ट 14%, यहाँ पे 14% का डिफरेंस है, यहाँ पे 2% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, तो रीजनेबल एक्यूरेसी होना जरूरी है बेटा, ठीक है। आप, हाँ थोड़ा सा एरर हो सकता है, ठीक है, इसमें आप फिर पढ़ते ही हो प्रोबेबिलिटी एरर्स, ठीक है, लेकिन उतना भी एरर नहीं होना चाहिए
ठीक है, जितना आपने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अब देखो उसके बाद फिफ्थ, नंबर 5, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, प्लेस्ड इन रिलेशन, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया काम, मैंने लिखा यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और यहां से मैंने लिखा पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, और मैं लिख रहा हूँ पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल इनकी 500 है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, और इनका मैंने लिखा 300, ठीक है। ठीक, तो यहां से आपको अगर यहां से आपको मैं बोलूंगा कंक्लूजन क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहां से कंक्लूजन आ जाएगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, यही कंक्लूजन है, यस। लेकिन अगर आप देखो, ये पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड, मेरे पास है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल 500, उसके बाद है एरिया ऑफ यूएसए फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फुट। क्या यहां से आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर क्या है कि आपके पास होमोजीनियस डेटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, होमोजीनियस डेटा होना चाहिए, ताकि आप उसको क्या कर पाओ, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये और एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, प्री डिटरमाइनेड ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है। प्री डिटरमाइनेड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा कि जब भी आपको कोई भी बोलेगा कि स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करो, या कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के बगैर आप कोई सा भी प्रोजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन, तो हो सकता है कि आपको कोई पॉलिसी लेकर आनी है, तो इसीलिए आप पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि मैरिड कितने, अनमैरिड कितने, लिटरेसी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो कोई ना कोई प्री डिटरमाइनेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जरूरी, जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए जाओगे। उसके बाद लास्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है कि कलेक्टेड इन a systematic manner, collected in a systematic manner। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप डेटा को कलेक्ट करोगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास में भी बोला था ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें प्रोजेक्ट देगा कि आप देखो, प्रोजेक्ट मिला मुझे कि पॉपुलेशन देखो आप कहाँ कहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप देखो अनंतनाग में, उसके बाद श्रीनगर में, उसके बाद श्रीनगर में आप देखो, फॉर एग्जांपल श्रीनगर के बाद से श्रीनगर के बाद फॉर एग्जांपल बारामूला, और लास्ट में शायद कुपवारा आता है। मुझे प्रोजेक्ट दिया गया है कि पॉपुलेशन आप देख लो, ठीक है। या फिर चलो एक चीज हम करेंगे इसमें, हम एक चीज करेंगे, जम्मू रखेंगे इसमें, जम्मू, ठीक है बेटा। आप मुझे बोलो आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करोगे, आप बोलोगे सर या तो मैं पहले जम्मू जाऊंगा, है ना। देखो जब हम रास्ता देखेंगे ना, सबसे पहले अगर वहां से आ जाओगे, पहले आपको जम्मू दिखेगा, फिर आपको अनंतनाग दिखेगा, फिर आपको श्रीनगर दिखेगा, फिर आपको बारामूला दिखेगा। कोई ये वाला रास्ता इख्तियार करेगा, है ना, जम्मू से अनंतनाग, अनंतनाग से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला। कोई ये भी कर सकता है, पहले बारामूला जाएगा, फिर श्रीनगर आएगा, फिर अनंतनाग जाएगा, और उसके बाद जम्मू जाएगा। कोई ये भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। अच्छा, क्या मुझे बोलो आप ये कि क्या कोई ये रास्ता इख्तियार करेगा, पहले जम्मू जाएगा, फिर बारामूला जाएगा, फिर अनंतनाग आ जाएगा, फिर श्रीनगर जाएगा। क्या कोई ये, आप ही खुद ही डिसाइड करो कि इन तीनों में से कौन सा बेस्ट सूटेबल रहेगा, या तो ये वाला रहेगा या तो ये रहेगा। ये तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं चूज करेगा ये रास्ता। तो हमें जो डेटा को कलेक्ट करना है वो किस मैनर में करना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन पिलुलर सेंस, ठीक है, पिलुलर सेंस को। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का क्या मतलब है। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, अब जो डेटा आपके पास है, ठीक है, जो डेटा आपके पास है उसको आप किस तरीके से डील कर रहे हो, ठीक है, आप क्या उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, या फिर आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ, तो उसको हम पढ़ते हैं कहाँ पे, सिंगुलर सेंस में, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस का क्या मतलब है, सिंगुलर सेंस का ये मतलब है कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, या स्टैटिस्टिकल मेथड डीलिंग विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अब जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर आप कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, सिंगुलर सेंस में, ठीक है। जब भी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि कंट्री का डेटा को कलेक्ट करो, तो ये तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो इसको प्रेजेंट, इसको टेबुलर फॉर्म, इसके ग्राफ जरूरी है, ठीक है। लार्ज अमाउंट जब भी आपके पास डेटा आ जाएगा, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड ऑल दैट जितने भी स्टेप्स रहेंगे, तो वो जरूरी है, ठीक है। अब सिंगुलर सेंस में यही से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। आप इसमें क्या पढ़ोगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करोगे, सारा यही से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसके बाद आप क्या काम करोगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको इसी तरीके से याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करोगे, एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, उसके बाद आप क्या काम करोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इतना आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अलग कुछ चैप्टर से, जैसे एट्रीब्यूट्स के बारे में, इंडेक्स नंबर्स के बारे में, लेकिन मेन जो 50-60% है ना, वो आपका इतना सिलेबस है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप शॉर्ट में रख सकते हो याद क्या, कोपा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस, इसको याद रख लेना, अपने जहन में बिठा कर रख लेना कि सबसे पहले कलेक्शन होती है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद इंटरप्रेट किया जाता है, जिसको आप बोलते हो कम्युनिकेटिंग विद, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये जितना भी हमने ऊपर समझा है, यही इसके फंक्शंस भी है। फंक्शन जैसे ये कंपेरेबल फैक्ट्स बना देता, हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम पॉलिसी फॉर्मेट, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे हम कंपैरिजन, इसकी वजह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसकी वजह से हम पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई ना कोई स्कीम लेकर आ जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। तो इस पे हम क्या काम कर सकते हैं, ये हेल्प करेगा आपको किसमें, फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल डेटा को कंपाइल करता है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा, डेटा को छोटा बनाएगा, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा, जो आप पढ़ोगे किसमें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा होगा आपके सामने, एक छोटा सा ग्राफ आप बनाओगे, इससे पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं ना, उनको सिंप्लीफाई कर लेता है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूंगा कि एज ए सब्जेक्ट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि एक इकोनॉमिस्ट को ये एक टूल मिल जाता है कि वो प्रॉब्लम को समझता है इकोनॉमी में किस तरीके से, जब उसके पास कोई क्वांटिटेटिव डेटा आ जाता है। मैंने क्या बोला बेटा, स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये एक एसेंशियल टूल है, किसके लिए एसेंशियल टूल है, एक इकोनॉमिस्ट के लिए, जो समझता है कि
इस एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बाद वहां पे क्या लेकर आ जाता है, सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम कैसे समझेगा, जब ये इकोनॉमिस्ट यहां से डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अच्छा, इसको मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंस को भी शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक एसेंशियल टूल है। क्या है, एसेंशियल टूल है। एसेंशियल टूल किसके लिए है, एक इकोनॉमिस्ट के लिए है, एक इकोनॉमिस्ट के लिए है। इकोनॉमिस्ट जो क्या काम करेगा, जो अंडरस्टैंड करेगा, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है वहां से वो डेटा कलेक्ट करेगा, है ना, ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री को बोला जाता है, इसको भी हम इकोनॉमिक्स में अच्छे से समझेंगे। थ्रू क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंस तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, यहां से हम इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन कर सकते हैं। सेक्टर्स में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सेक्टोरियल का क्या मतलब होता है, सेक्टर जैसे अर्बन एंड रूरल। फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट को मुझे देखना है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है तो मैं देखूंगा इस सेक्टर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और रूरल में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरटेम्पोरल का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन रूरल। फॉर एग्जांपल 2020, 2021, 2022, ठीक है। अर्बन में थी फॉर एग्जांपल 45%, यहाँ पे थी 53%, यहाँ पे 47% है, यहाँ पे 51% है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 46% है, यहाँ पे 54% है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब आप कंपैरिजन करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब भी आप कंपैरिजन करोगे वो इंटरटेम्पोरल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स जब आप करोगे तो वो आपका इंटरसेक्टोरियल कंपैरिजन होता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। और कोई इंपॉर्टेंस देख लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिस्टिक्स को ये मतलब जो प्रोड्यूसर रहता है या कंज्यूमर रहता है वो समझ लेता है कि प्रोड्यूसर समझता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है और कंज्यूमर समझता है कि प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है, ठीक है। ये भी कुछ एक इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से इस पे जैसे इकोनॉमिक थ्योरीज आई है वो भी इंपॉर्टेंस है। लॉ ऑफ सप्लाई आया है, लॉ ऑफ डिमांड आया है, वो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी है इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स समझते हैं इकोनॉमी में। इसी तरह से इंटरसेक्टोरियल कंपैरिजन और इंटरटेम्पोरियल कंपैरिजन। उसके बाद अब लास्ट जो इसमें इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा टॉपिक रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद पंचायत या फाइनेंस अकाउंटेंट में, दोनों में से आप एक बार पेपर को चेक कर लेना, ठीक है। ये पूछा गया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि इसको हम दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू दोज मेथड्स, टू दोज मेथड्स which are used for collection, presentation and analysis। आप सबसे पहले आप लिखो, उसके बाद मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप इस तरफ आ जाओगे तो इसका क्या मतलब, इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स by which conclusions are drawn
are drawn relating to universe or population on the basis of given sample बस इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ध्यान से समझो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बस इतना है, सॉरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये सैंपल है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम एक सैंपल को लेते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें हम एक सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देता है। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन यहाँ पे हम पूरे पॉपुलेशन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, बस ये पूछा गया था। refers to those methods which are used collecting, presenting, analysis। यहाँ पे ऐसा, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं, क्यों, हम एक सैंपल लेते हैं, उसको क्या प्रेजेंट करोगे, क्या एनालिसिस दोगे। ठीक है, तो बस इतना एक डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव में आप पॉपुलेशन को देखते हो और यहाँ पे आप एक सैंपल को देखते हो। और एक दो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपके सिलेबस में भी है, एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हम इसमें एवरेज पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम इसमें मीन पढ़ेंगे, ठीक, हम इसमें मीडियन पढ़ेंगे और हम इसमें मोड पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे पढ़ोगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, लाइक इसमें आप पढ़ते हो मीन डिविएशन, ये सारा कुछ हम एक एक करके फिर अच्छे से पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन एटसेट्रा। और यहां पे आप पढ़ोगे मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इस साइड से आप सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ते हो, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन पढ़ते हो, कोरिलेशन पढ़ते हो, और इस तरफ से आप क्या पढ़ते हो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम आप इन्फ्रेंशियल में पढ़ो, मतलब इन्फ्रेंशियल में आ जाएगा या डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। इसी तरीके से बाइनोमियल थ्योरम, ये भी किस में आता है, इन्फ्रेंशियल में आप पढ़ते हो। और इसी तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना जितना भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हम, अब देखो हम किस तरीके से पढ़ेंगे इस स्टैटिस्टिक्स को। सबसे पहले हम इस कलेक्शन ऑफ डेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फिर आपके यही मीन, मोड, एवरेज, डिविएशन एंड ऑल दिस आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।